Welcome, students. Let us start the next portion of our class 9 democratic politics. First chapter. Are these decisions democratic? Till now, we have studied about United Nations, a global level organization where all the countries came up together after Second World War in 1945 to set up an international organization which can rule over the whole world and can make laws common to the whole world. Okay. Before this, we read about United Nations, its working, UN Security Council, International Monetary Fund or World Bank, which provide loans at the time of necessity to all the countries suffering any problem related to economics. Let us start. Are these decisions democratic? यानी इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस विच decides some laws and regulations for the whole world. Are the decisions given by United Nations are democratic? So there are many institutions at the world level that perform some of the functions that a world government would perform. So कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड लेवल पे जो जैसे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री पे काम करती है वैसे ही वो वर्ल्ड पे काम करते हैं. बट वी नीड टू नो जस्ट हाउ डेमोक्रेटिक दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर. अभी तक हमने कंट्री की गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी डिस्कस की थी, अब हम इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे. The yardstick here is whether each of the countries has a free and equal say in the decisions that affect them. जैसे कंट्री में जब सुप्रीम लीडर या कोई भी लॉ वगैरह बनता है तो उसके लिए वोट की क्या अहमियत होती है, वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे क्या हो, ऑल कंट्रीज हैव इक्वल वोटिंग राइट और इक्वल राइट टू से इन द डिसीजन. तो ये हमको देखना. इन दिस लाइट लेट अस एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम ऑफ दिस वर्ल्ड बॉडीज. For let's see, every one of the 193 member states as on 1 September 2012. 2012 तक यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स थे. You have to check the latest update by 2009 how many members are there in United Nations. Of the UN and one vote in the UN General Assembly. अब UN में के 5 पार्ट्स हैं, इनमें से एक है यूएन जनरल असेंबली और एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएन जनरल असेंबली में जो 193 मेंबर्स हैं उन सबका एक एक वोट है. इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशंस अंडर प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज. ये हर साल मिलते हैं, साल में एक बार पीरियोडिकली, और इनमें जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय ऑल 193 मेंबर्स होता है. जनरल असेंबलीज लाइक द पार्लियामेंट वेयर ऑल द डिस्कशन टेक्स प्लेस. जैसे पार्लियामेंट के हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पर डिस्कशंस होती हैं, वैसे ही जनरल असेंबली जहाँ पर ऑल मेंबर्स पुट देयर डिस्कशंस एंड डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइजिंग अराउंड द वर्ल्ड. In that sense, the UN would appear to be a very democratic organization, but the General Assembly cannot take any decision about what actions should be taken in a conflict between different countries. General Assembly सिर्फ एक डिस्कशन एरिया है. It can't take the decisions. ये डिसीजन नहीं ले सकती है. The 15-member Security Council of the UN takes crucial decisions. एक Security Council होती है, UN Security Council, which takes up the major decisions. The council has 5 permanent members जिनको हम विटो मेंबर्स भी बोलते हैं. वी हैव गॉट विटो पावर. कौन कौन है वो? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना. ये 5 मेंबर्स हैं जिनके पास विटो पावर है. 10 other members are elected by the General Assembly for 2-year terms. The real power is with the 5 permanent members. ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, और 10 मेंबर्स और इलेक्ट होते हैं 2-year टर्म के लिए, मीन्स टेम्परेरी फॉर 2 ईयर होते हैं वो, जो कि जनरल असेंबली इलेक्ट करती है उनको. द परमानेंट मेंबर्स स्पेशली द यूएस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द मनी नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूएन. यूएस हैज़ गॉट द बिगेस्ट इकोनॉमी, तो उसकी जो यूएन में फाइनेंशियल हेल्प का जो सबसे बड़ा जिम्मा वो यूएस पूरा करता है. सो जो फाइनेंशियल एड है यूएन को काम करने के लिए चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को काम करने के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो पार्ट है वो यूएस की तरफ जाता है. इसलिए यूएस हैज़ गोट अ लेवल अप अबव ऑल अदर मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द जनरल असेंबली.
Each permanent member has veto power. It means that the council cannot take a decision if any permanent member says no to the decision. veto power का मतलब होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, अगर इनमें से एक को भी ऑब्जेक्शन है तो वो डिसीजन रद्द कर दिया जाएगा। बेशक चारों को फुल्ली पसंद हो वो डिसीजन, मगर अगर विटो पावर में से किसी एक को भी अगर ना पसंद है तो डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बैक, वो डिसीजन नहीं माना जा सकता है। इसको बोलते हैं विटो पावर। That's why it's so important. It means that the council cannot take a decision if any permanent member says no to the decision. This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN becomes more democratic. ये ही चीज़ अनडेमोक्रेटिक है यूनाइटेड नेशंस में। तो ये जो विटो पावर है, दिस मेक्स यूनाइटेड नेशन एंड अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके इक्वल से होते हैं, किसी भी डिसीजन में सबका एक जैसा हक होता है। मगर यूनाइटेड नेशंस में क्या है कि दिस 5 मेंबर्स हैव गॉट द सुप्रीम पावर टू कैंसिल इवन द डिसीजन लाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो इसीलिए ये अनडेमोक्रेटिक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो जैसे बैंक होता है वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ को लोन या कोई भी फाइनेंशियल एड देता है। हेल्प, एड का मतलब हेल्प, AID, हेल्प इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स 188 मेंबर स्टेट्स एज ऑन 1 सितंबर 2012। वी हैव टू चेक द रिसेंट अपडेट्स। तो इसके 188 मेंबर्स एज ऑफ 1 September 2012 do not have equal voting rights. The vote of each country is weighed by how much money it has contributed to the IMF. इसमें भी कैसे डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, जो कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को चलाने में देती है उसका डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ये भी अनडेमोक्रेटिक हो गया। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑल्सो गोज अनडेमोक्रेटिक in its decision. The vote of each country is weighed by how much money it has contributed to the International Monetary Fund. More than 52% of the voting power in the IMF in the hands of only 10 countries. ये 10 countries हैं जो considered है developed countries. They give most of the money to International Monetary Fund. तो उनका डिसीजन सबसे हैवी माना जाता है। US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रशिया। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वाई ओनली दीज 5 कंट्रीज इज गॉट विटो पावर। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी के खिलाफ ये 5 कंट्री एक साथ होकर लड़ी थी, इसलिए और इनके ही लीड में व्हेन दे लेड द होल वर्ल्ड, तभी यूनाइटेड नेशंस बना था। तो हिटलर के खिलाफ ये 5 कंट्रीज़ मेन थी जिन्होंने फाइट की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, इसीलिए इनको विटो पावर ग्रांट की गई थी। The remaining 178 countries have very little say in how these international organizations take decisions. The World Bank has a similar system voting, same World Bank के लिए है। The president of the World Bank has always been a citizen of the US. जो World Bank का प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है वो ऑलवेज US सिटीजन होता है, क्योंकि US सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इसलिए सबसे ज़्यादा धाक USA की होती है सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, और इसीलिए इसको अनडेमोक्रेटिक हम बोल सकते हैं। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द US गवर्नमेंट। एक्टिविटी, फाइंड आउट मोर अबाउट द हिस्ट्री एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको ढूंढना है कि व्हाट इज़ UN और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या, फॉर एग्जांपल UN जनरल असेंबली, UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एटसेट्रा। कलेक्ट एनी न्यूज़ अबाउट द डिसीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF। अभी के लिए ये नहीं, आपको ढूंढना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विच इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एज अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आपको न्यूज़ रिलेटेड टू WHO कि WHO इस समय क्या कर रहा है। जब कोरोना वायरस पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया है तो वर्ल्ड लेवल पे कोरोना वायरस को फाइट करने के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड न्यूज़ रिलेटेड टू दिस थिंग, यू हैव टू सर्च। Compare these to the kind of democratic practices that we have been discussing in the chapter. What would you say about a country where some person have a permanent position in the ministry and have the power to stop the decision of the entire parliament? अब आप सोच के देखिए, जैसे वर्ल्ड लेवल पे ये 5 विटो पावर है
उसी तरह अगर गवर्नमेंट में कोई 5 प्लेस हो जो कि परमानेंट है, उनको कोई हटा नहीं सकता और उनके डिसीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? नहीं ना। इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे यूएन कांट बी सेन, उसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, वो अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर हो जाएगा। What would you say about a country where some person have a permanent position in the ministry and have the power to stop the decision of the entire parliament, or a parliament where 5% of the members hold a majority of votes? Would you call this democratic? No, never. Most of the global institutions fail to pass the simple test of democracy that we use for national governments. ऐसे ही ये तो कुछ 3-4 डिस्कस किए हमने, और अलग अगर आप चेक करोगे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसा ही है। So most of them are undemocratic in their approach. If global institutions are not democratic, are they at least becoming more democratic than before? और अगर पहले से कंपेयर किया जाए, क्या वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है या नहीं? This we have to see. Here too, the evidence is not very encouraging. In fact, while nations are becoming more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic. जहाँ एक तरफ जहाँ नेशंस कंट्रीज़ है, जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ है, वो तो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अनडेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल सुपर पावर यूएसए, चाइना, रशिया, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लुएंस के कारण जो डिसीजंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी अनडेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। 20 years ago there were two big powers in the world, the US and the Soviet Union. The competition and the conflict between these two big powers and their allies kept a certain balance in all the global organizations. After the collapse of the Soviet Union, the US appears to be the only superpower in the world. इसलिए सुपर पावर, अब पहले तो यूएस और सोवियत यूनियन था, मगर जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ? सोवियत यूनियन तो हट गया, यूएस इज द ओनली सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। तो दिस अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसकी डोमिनेंस है एज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, वो हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अनडेमोक्रेटिक बनाता है। जो इसका इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन मेकिंग है उन ऑर्गेनाइजेशन में, ये उन सबको अनडेमोक्रेटिक बनाता है। दिस इज नॉट टू से दैट देर इज़ नो अर्ज और मूव टुवर्ड्स ग्लोबल डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी अभी सेटअप नहीं हो रही। द अर्ज कम्स फ्रॉम पीपल हु गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू कम इन टच विद वन अनदर। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टुगेदर विदाउट देयर गवर्नमेंट सपोर्ट. They have formed global organizations against war and against domination of the world by a few countries and business companies. अब है कुछ ये नहीं कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अनडेमोक्रेटिक होगी तो वर्ल्ड डेमोक्रेटिक नहीं होगा। नहीं, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ पीपल हैं, दे आर कमिंग अप टुगेदर टू फॉर्म सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फाइंडिंग अ वे टू मेक द वर्ल्ड अ ग्लोबल डेमोक्रेसी। यानी वो लोग आपस में मिलजुल के कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं जो ग्लोबल डेमोक्रेसी पे काम कर रही हैं। आपको ग्रुप्स वगैरह G20, G7, सार्क, ब्रिक्स, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं ग्लोबल लेवल पे फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज़, जो कि इस चीज़ पे ग्लोबल डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट। ओवर द लास्ट ईयर द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कम टुगेदर विदाउट देयर गवर्नमेंट सपोर्ट। दे हैव फॉर्म्ड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वॉर एंड अगेंस्ट डोमिनियन ऑफ द ग्लोबल। अभी जैसे ग्रेटा थैनबर्ग है, एक स्वीडन की एक लड़की है, ओनली 14 to 16 ईयर्स ओल्ड। शी इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल द बिग कंट्रीज। फॉर सबसे मेन एग्जांपल है इसका यूएस। वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण वो हर कंट्रीज़ को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, और पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर कमिंग टू सपोर्ट हर। हर कंट्री से लोग, इवन इंडिया में भी स्ट्रीट मार्च हुआ था उसके लिए। तो है कहीं ना कहीं लोग आगे आ रहे हैं टू promote the global democracy. As in the case of democracy within the nation, the initiative for democracy among nation has come from the struggles of the people. जैसे नेशंस में, पर्टिकुलर कंट्री में इंडिया की बात करें तो स्ट्रगल्स, कुछ रिवॉल्यूशन से कुछ स्ट्रगल्स हुई, कुछ वीर शहीद हुए, कुछ मेहनत की। इंडिया itself passed through 200 years to gain independence in 1947. तो स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशंस जैसे नेशंस को डेमोक्रेसी बनाने के लिए, वैसे ही अब टाइम है दैट पीपल कम अप टुगेदर एंड शो सम रिवॉल्यूशन इन द जनरेशन और अराउंड द वर्ल्ड टू ग्रांट द वर्ल्ड अ ग्लोबल डेमोक्रेसी। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट वी विल रीड टुमारो।
democracy promotion. With this, I sign out. Thank you and have a nice day.